हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 4। थर्ड चैप्टर जो है हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, तो जाके देख लीजिए रिवीजन के लिए। ओके, सो आज हम करेंगे चैप्टर 4। ये वन शॉट रिवीजन वीडियो रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें क्या क्या देखना है, तो अंडरस्टैंडिंग द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, वो क्या होते हैं। देन रोल ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का रोल क्या है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सब देखेंगे, लोकसभा राज्यसभा देखेंगे। मेजर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग कौन होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना हमारा, वो पीएम और प्रेसिडेंट, इसकी पावर होती है, ठीक है। पीएम और प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है ना, ये हर बार पूछते हैं। या तो आपसे प्रेसिडेंट पूछ लेंगे या तो आपसे पीएम पूछ लेंगे। तो आपको ना दोनों ही क्या करना है, अच्छे से देख कर जाना है अभी जब मैं करवाऊंगी, ताकि वो आपको याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, सो अब देखो, सबसे पहले ये क्या बोलते हैं कि हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन अ गवर्नमेंट ऑर्डर। देखो, जो गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है ना, उसी को हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है कि अ गवर्नमेंट ऑर्डर इज इशू। गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है, कोई भी ऑर्डर इशू करती है, उसी ऑर्डर को हम ऑफिशियली क्या बोलते हैं, ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम। क्लियर है। तो अगर वन में अगर क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम, तो बेसिकली इट इज ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर है। अब कहते हैं कि गवर्नमेंट ना एक ऑर्डर इशू करती है, ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम इशू करती है, कब, 13 अगस्त 1919 को, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ऑर्डर इशू करती है। इसमें होता क्या है, ये सारी स्टोरी जो, ये जो पूरा चैप्टर है ना हमारा, इसी स्टोरी के बेस पे है। जस्ट अ मिनट। तो ये क्या होता है, सारा चैप्टर ना इसी स्टोरी के बेसिस पे, कि गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करती है जिसको ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम बोलते हैं। वो 13 अगस्त 1990 को जो है वो पास करती है। और इस ऑर्डर में होता क्या है, न्यू थर्ड कैटेगरी जो है वो बनाई जाती है। इससे पहले देखो, हमने इलेक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, एससी एसटी को क्या होता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। यहाँ पर ये बोलते हैं कि एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का एक न्यू कैटेगरी बनाया जाता है। कौन सी थर्ड कैटेगरी बनाई जाती है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। मतलब सोसाइटी के अंदर जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड रह गए हैं, उनको एक थर्ड कैटेगरी बनाई जाती है और उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन किया जाता है एजुकेशन और जॉब्स के अंदर। तो ये होता है गवर्नमेंट का ऑर्डर कि भाई एक थर्ड कैटेगरी बना दी गई है, जिसको एसईबीसी बोल रहे हैं, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जिसके लिए 27% रिजर्वेशन रखी जाएगी, कहां पर, जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी। ओके, ओनली फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लास। अब ये जो 27% जो रिजर्वेशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड क्लास से जो बिलोंग करते हैं, एससीबीसी से जो बिलोंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको मिलेगा। 27% रिजर्वेशन समझ में आ गया, कि मान लीजिए अगर कहीं एजुकेशन, कहीं जॉब के लिए 100 सीट निकली है, तो इसमें से 27 जो है वो एसईबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्व होगी। उस 27 सीट पर सिर्फ और सिर्फ यही लोग आ सकते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए देखिए, अब क्या बोलते हैं, द डिसीजन मेकर्स, कि हमारी कंट्री के अंदर डिसीजन मेकर्स है कौन, कौन है जो बड़े बड़े डिसीजंस ले रहा है, कौन है जो मेमोरेंडम को इशू कर रहा है, मतलब ऑर्डर को इशू कर रहा है। तो प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी। कहते हैं कंट्री के अंदर हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, ये याद रखना है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, हेड ऑफ द स्टेट, अगर मैं बोलूं हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, प्रेसिडेंट, याद रखना है हमेशा, प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, मींस पीएम। दैट्स क्लियर। चलिए, तो हेड ऑफ द स्टेट होता है सबसे ऊपर, उसके नीचे आता है पीएम, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, टेक मोस्ट कैबिनेट डिसीजन। अब इसके नीचे ना जो भी इसके मिनिस्ट्रीज वगैरह होती है, पूरा का पूरा जो मंत्रियों का ग्रुप होता है, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट, ये होता है। इन ये लोग मिलकर आपस में क्या करते करते हैं, ये इनके हेड होता है पीएम, और ये लोग आपस में मिलकर डिसीजन लेने का काम करते हैं। पीएम नीड मेजोरिटी सपोर्ट हेयर, ठीक है। कहते हैं लोकसभा के अंदर पीएम को क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, अगर वो कोई भी मेमोरेंडम या ऑर्डर जो है वो पास करना चाह रहा है, ठीक है। जब कोई भी ऑर्डर लोकसभा राज्यसभा दोनों ही पास कर देते हैं, तब बेसिकली क्या होता है, वो जो ऑर्डर है वो फाइनली इशू किया जाता है और उसको पास मान लिया जाता है, ठीक है। यहाँ से ये देखो, ये प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया, पार्लियामेंट के अंदर हेड बन के बैठा है, गवर्नमेंट मेजोरिटी पार्टी का हेड है। लोकसभा राज्यसभा जब दोनों ही उस चीज को पास कर देगी, तब बेसिकली हम बोलेंगे कि वो जो ऑर्डर है वो पास होगा, ठीक है ना। और वैसे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हमारा कौन होगा, प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो हमारा कौन होगा, बताइए, प्राइम मिनिस्टर।
ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, इतना क्लियर हो गया, ठीक है? चलिए, अब देखो द ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम डिबेट। अब इतना समझ आ गया कि भाई गवर्नमेंट ने जो ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम इशू किया था, वो था क्या? वो बेसिकली क्या था, यहाँ देखो, अभी हमने पढ़ा था ना 27% रिजर्वेशन। तो कहते हैं ये जो रिजर्वेशन है ना, इसको लेकर सोसाइटी के अंदर 2 ग्रुप्स डिवाइड हो गए। 2 ग्रुप्स कैसे डिवाइड हो गए? एक वो लोग हो गए थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे और दूसरे वो लोग हो गए थे जो कि इसके अपोजिशन में थे। जो चाहते थे कि भाई ये जो रिजर्वेशन है ना, ये ना आए, क्योंकि ये क्या है, इक्वालिटी के अगेंस्ट में, उनका ये मानना था। तो देखिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट में है। जो लोग अपोज कर रहे थे वो आर्गुमेंट देते हैं कि सम फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर एज इट वुड डिनाई द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों का मानना था कि यार ये जो रिजर्वेशन दी जा रही है एसईबीसी को, ये क्या है, इक्वालिटी के अगेंस्ट में है, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। ओके, कुछ लोगों का मानना था कि ये ठीक है, ये इक्वालिटी को लाने के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग समाज के अंदर पीछे रह गए हैं, एजुकेशनली, सोशली बैकवर्ड रह गए हैं, तो उनको सबके साथ लाने के लिए ज़रूरी है कि उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। Other felt that this was give a fair opportunity to the community which so far had not adequately been represented in government employment। कुछ लोगों का मानना था कि भाई ठीक है, इन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग पास्ट में देखा जाए तो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे खुद को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में, तो इसलिए इनको रिजर्वेशन के थ्रू आगे बढ़ाना चाहिए। अब देखो, ये हमें पता है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी डिसीजन लेती है, हमें अगर लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों अलग-अलग ग्रुप बन गया, एक सपोर्ट कर रहा है, एक उसके अगेंस्ट में चल कर रहा है। तो जो अगेंस्ट में था, वो क्या करता है, इस लॉ को बेसिकली, इस रूल को गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है, ठीक है? This disputes was finally resolved by the Supreme Court, ओके, ऑफ इंडिया, अंडर विच केस, इंदिरा साहनी केस। देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास ना बहुत सारे केसेस आ गए थे इसी से रिलेट करते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मल्टीपल केसेस को एक साथ लेकर आया और उस केस का नाम दे दिया इंदिरा साहनी केस, ठीक है? और इसके अंदर ही बेसिकली 27% जो एसईबीसी रिजर्वेशन है उसकी बात डिस्कस की गई। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली वर्डिक्ट दिया कि 1992 में वर्डिक्ट देते हैं, डिक्लेयर दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वैलिड, कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है ना एससीबीसी के रिजर्वेशन के लिए, वो वैलिड है, उनको मिलना चाहिए, ताकि वो भी एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट करे, आगे आए और उनका भी डेवलपमेंट हो। ऑल्दो वो साथ में ये चीज बोलते हैं कि द डिस्प्यूट केम टू बी एंड एंड दिस पॉलिसी हैज बीन फॉलोड सिंस देन। देखो यहाँ पर ना एक चीज वो ये बोलते हैं कि क्रीमी लेयर, कि जो एसईबीसी के अंदर फाइनेंशियली स्ट्रांग पीपल है, उनको ये रिजर्वेशन ना दिया जाए। एसईबीसी के सभी लोग पुअर हो, ये जरूरी तो नहीं हो सकता कि कुछ लोग कैपेबल हो, वेल ऑफ हो, तो जो वेल ऑफ पीपल होंगे उनको ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे। इस तरह से डिस्प्यूट खत्म होता है और सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि भाई वैलिड है, तो इसको माना जाएगा। ओके, नीड फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। देखो, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो बेसिकली कंट्री के अंदर स्मूथली चीजें चलती रहे, जो पॉलिसीज है, वेलफेयर स्कीम्स है, जो डे टू डे की डिसीजन मेकिंग का काम है, वो सब कुछ कॉन्टिन्यूअसली चलता रहे, भले ही कोई पॉलिटिकल पार्टी आज है, कल ना हो, कल कोई दूसरी आए, परसों कोई तीसरी आए, बट जो फंक्शनिंग है कंट्री के अंदर, ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज की, स्कीम्स की, वेलफेयर की, ठीक है, डे टू डे बेसिस की, मेजर डिसीजन मेकिंग की, वो सब चलती रहनी चाहिए। अब बहुत सारी फैसिलिटीज होती है हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, वेलफेयर के अंदर, ठीक है ना, डिफेंस के अंदर, ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कहते हैं ये सारी चीजें ना स्मूथली चलती रहे, इसलिए जरूरी है कि हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अब देखो, इंस्टीट्यूशन को क्या क्या करना पड़ता है, ऑफन लीड टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशन, इन्वॉल्व मीटिंग, कमिटीज, रूटीन, ये सब। कहते हैं ऑफन क्या होता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, जो डिसीजन लेती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड और डिले होता है। क्यों? क्योंकि ये इनको मीटिंग्स करनी पड़ती है, कमिटीज होती है, रूटीन होता है इनका, सब कुछ ये डिस्कस करके करते हैं, तो काफी टाइम लगता है। बट एट द सेम टाइम ये बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि ये मल्टीपल लोगों से क्या करते हैं, डिस्कस करके कोई डिसीजन लेते हैं, कंसल्ट करके कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसके गलत होने के चांसेस कम होते हैं। मान लीजिए क्लास के अंदर किसी एक बच्चे को उठाया जाए, उसको बोल दिया जाए कि भाई बताओ कल कौन सा टेस्ट लेना है, तो वो अपनी मर्जी से बता देगा। हालांकि उसने 1 सेकंड में आंसर दे दिया कि मैम हिस्ट्री का ले लो, उसको हो सकता है उसको हिस्ट्री आती है, उसने बोल दिया हिस्ट्री ले लो, लेकिन क्या क्लास में सारे जो बच्चे बैठे हैं उनको हिस्ट्री आती होगी? नहीं आती होगी। तो अब क्या है, जब सिंगल एक पर्सन ने डिसीजन लिया तो उसने बहुत जल्दी ले लिया, बट सभी लोग उसके डिसीजन से खुश नहीं है, सहमत नहीं है। दूसरी जगह वो सिनेरियो सोचो जहां पर
टीचर खुद बच्चों से पूछे सबसे कि भाई बताइए कल कौन-सा टेस्ट लेना चाहिए। अब उसमें टाइम लगेगा, सबसे पूछा जाएगा, डिस्कशन होगा, फिर फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि चलो यार सिविक्स के 5th चैप्टर का ले लिया जाए टेस्ट, क्योंकि सबको वो आता है, सब उसके ऊपर रेडी है। तो अब ये जो डिसीजन लिया गया इसमें टाइम लगा, लेकिन ये जो डिसीजन है ये सबको एक्सेप्टेड है और सब इससे खुश भी है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं जो इंस्टीट्यूशन है ना, भले ही उसमें डिले होता है, सबसे पूछना पड़ता है, कंसल्ट होती है, मीटिंग होता है, रूटीन होता है, कमिटीज होती है, बट ये जो डिसीजन होता है क्योंकि ये सबसे कंसल्ट करके लिया जाता है, तो ये जनरली अच्छा होता है, लोगों के अगेंस्ट में नहीं होता है, ठीक है। ऑल्सो डिफिकल्ट टू टेक क्विक डिसीजन, इसमें क्विक डिसीजन नहीं लिया जाता, बट जो डिसीजन होता है वो सबके इंटरेस्ट के बारे में सोचकर ही लिया जाता है। क्लियर है? चलिए, देखो पार्लियामेंट एंड डिसीजन। अब ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री डिस्कशन, डिसीजन नॉट डायरेक्टली टेकन इन द पार्लियामेंट, ठीक है। डिस्कशन ऑन रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप गवर्नमेंट डिसीजन, कहते हैं जो पार्लियामेंट होती है ना, वो डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेती। पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, लोकसभा आ जाएगा, राज्यसभा आ जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर भी पहले क्या होता है, डिस्कशन होता है, कमिटीज होती है, वो रिकमेंड करती है कि भाई इसके अंदर ये चेंज होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, वो पूरा का पूरा डिस्कशन होता है। अब गवर्नमेंट के ऊपर ना कई बार प्रेशर भी बनाया जाता है, और गवर्नमेंट प्रेशर के अंदर आगे भी काम करती है। डिस्कशन ब्रिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट। अब क्या होता है, जब पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होता है ना, अब डिस्कशन जब हो रहा है, 543 लोग मिलकर किसी चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसे लोग होंगे जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी बाहर लेकर आएंगे। तो वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि भाई आपको सही डिसीजन लेना है, किसी के भी अगेंस्ट में जाके डिसीजन नहीं लेना है। देन फाइनली डिस्कशन के बाद जो है, जब उसको पास कर दिया जाता है, तो इम्प्लीमेंट डिसीजन, इफ पार्लियामेंट इन फेवर गवर्नमेंट कैन गो अहेड। अब जब गवर्नमेंट जो है इसको पास कर देती है, तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जब फेवर में होती है तो गवर्नमेंट जो है उस बिल को पास कर सकता है और वो आगे जा सकता है। अगर पार्लियामेंट फेवर में नहीं होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कैन नॉट गो अहेड, कैन नॉट इम्प्लीमेंट द डिसीजन। तो बेसिकली ये पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही ये डिसाइड करते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है उस चीज को आगे लेकर जाएगी या नहीं। और लोकसभा में किसकी मेजोरिटी होगी, गवर्नमेंट, जो जिसकी गवर्नमेंट होगी उसकी मेजोरिटी होगी, तो जनरली इजीली पास हो जाता है जिसकी भी पार्टी की गवर्नमेंट होती है। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट देखो, अब देखो, व्हाई डू वी नीड द पार्लियामेंट, ठीक है, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? कहते हैं फाइनल लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है पार्लियामेंट, ठीक है ना। हाईएस्ट डिबेट एंड डिस्कशन बॉडी होती है पार्लियामेंट, जहां पर नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू को डिस्कस किया जाता है। द पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर द मेकिंग द लॉ इन द कंट्री। तो कंट्री के अंदर जो फाइनल अथॉरिटी है लॉ मेकिंग की, वो पार्लियामेंट की है। देन गवर्नमेंट सपोर्ट, दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली व्हेन दे गेट द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कहते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म होता है, मेजर डिसीजन लेने का काम किया जाता है, और जिनके पास सपोर्ट होता है पार्लियामेंट के अंदर, सिर्फ वही ही बैठ सकते हैं, वही गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल करता है पार्लियामेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट के ऊपर, मनी के ऊपर, कंट्री के मनी के ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल लगा के रखता है। हाईएस्ट डिस्कशन फोरम होता है, ठीक है ना, हायर डिबेट, डिस्कशन, पब्लिक इंपॉर्टेंट के इशू, ये सब कुछ पार्लियामेंट के अंदर ही डिस्कस होते हैं। तो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, गवर्नमेंट को रन करवाती है, फाइनल कंट्रोल करती, फाइनेंशियल कंट्रोल रखती है, मनी मनी का जो गवर्नमेंट का लेना देने का काम है वो सब कंट्रोल करती है, और हायर डिबेट डिस्कशन का फोरम भी है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड पार्लियामेंट इनटू टू पार्ट कॉल्ड द चैम्बर, ठीक है। अब ज्यादातर जो कंट्री होती है ना, वो क्या करती है, अपने पार्लियामेंट को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। उसको या तो वो चैम्बर बोल देते हैं, या तो फिर वो क्या बोल देते हैं, हाउस बोल देते हैं। वन इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल और अदर इज इनडायरेक्टली। हमारी कंट्री में क्या है, दो हाउसेस है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, राज्यसभा में जो अलग अलग स्टेट्स है, 8 स्टेट्स है हमारे पास, तो कहते हैं कि भाई ये जो अलग अलग स्टेट्स है ना, इनसे जो लोग, यहाँ पर जो लोग इलेक्ट हुए हैं, जिनकी गवर्नमेंट है, वो फर्दर इलेक्ट करके राज्यसभा के अंदर अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। क्लियर हो गया? इसीलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोल रहे हैं। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के अंदर डायरेक्टली लोगों को, जो पीपल है वो इलेक्ट करके नहीं भेज सकते। लोगों ने स्टेट में अपनी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की, अब वो स्टेट के जो लोग हैं इलेक्ट होकर जो आए हैं, वो इलेक्ट करके फर्दर राज्यसभा के अंदर लोगों को भेजेंगे। Looks after the interest of the states, regions और फेडरल यूनिट।
कहते हैं कि भाई ये अब क्योंकि ये काउंसिल ऑफ स्टेट है तो ये किसके इंटरेस्ट को देखेगी, स्टेट के इंटरेस्ट को देखेगी, फेडरल यूनिट जो फेडरल स्ट्रक्चर है कंट्री का उसको बना के रखेगी। ओके, और एक तरीके से रीचेक भी करती है कि भाई लोकसभा ने जो भी लॉ पास किया तो उसको रिव्यू कर सकती है या रीचेक करने का काम कर रही है कि भाई कुछ गलत तो नहीं कर रही है, तो डबल चेक हो जाता है। लोकसभा क्या है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, ठीक है। डायरेक्टली हम और आप जो लोकसभा के लिए इलेक्शन में वोट डालने जा रहे हैं तो हम बेसिकली डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज रियल पावर ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। अब क्योंकि लोकसभा इलेक्टेड बाय द पीपल होती है तो ध्यान रखना है जहां पर भी इलेक्टेड बाय द पीपल कोई होगा उसके पास ऑटोमेटिकली ज्यादा पावर होगी क्योंकि वो अकाउंटेबल टू द पीपल होगा, ठीक है। तो ये इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं इसलिए इसको रियल एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, उसको रियल एग्जीक्यूटिव नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होगा, पीएम होगा हमारा। ओके, बिहाफ ऑफ द पीपल हो गया। अब यहाँ पर देखो लॉ नीड असेंट। अब कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा किसी लॉ को पास कर दे उसके बावजूद भी, अच्छा देखो जब कोई लॉ बनता है ना उससे पहले जब वो लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंट हो रहा है तो उसको बिल बोल देते हैं हम, ठीक है, बिल या प्रोविजन बोल देंगे। तो वो तब तक एक्ट नहीं कहलाता जब तक कि प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन ना कर दे। तो किसी भी चीज को लॉ बनाने के लिए जरूरी है कि वो लॉ लोकसभा से भी पास हो, राज्यसभा से भी पास हो और फिर प्रेसिडेंट भी उसके ऊपर साइन करे, अपना असेंट दे, अपनी सहमति दे। जब प्रेसिडेंट अपना सहमति दे देता है, अपना असेंट दे देता है, साइन कर देता है, तब फाइनली वो जो बिल है वो लॉ बन जाता है। क्लियर है। अब कहते हैं पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। अब प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है लेकिन वो दोनों में से किसी का मेंबर नहीं होता है, वो लोकसभा के अंदर नहीं बैठता है। ऑल लॉ मेड इन दिस हाउस केम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर देयर असेंट। जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं इन हाउसेस के अंदर वो इनफोर्स तभी होंगे जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि अगर कोई लॉ पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम उस लॉ को रिटर्न कर सकता है कि मुझे लगता है इसमें कुछ गलती है, तुम दोनों दोबारा देखो, लोकसभा राज्यसभा तुम लोग दोबारा कंसिडर करो। लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा चाहे विदाउट चेंज या विद चेंज उसको दोबारा से प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं तब प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ता है, तब प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता, एक बार ही बस वापस भेज सकता है। क्लियर, चलिए आगे। अब देखो क्या बोलते हैं, लोकसभा सुप्रीम पावर। लोकसभा के पास ना सुप्रीम पावर है राज्यसभा के कंपैरिजन में, ये मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है। क्लियर है। ऑर्डिनरीज लॉ, ऑर्डिनरी लॉज एंड जॉइंट सेशन। कहते हैं ऑर्डिनरी लॉ तो आपको पता ही है कि लोकसभा और राज्यसभा को सेपरेटली कोई भी लॉ जो है वो पास करना पड़ता है, देन प्रेसिडेंट के साइन चाहिए होते हैं। ओके, प्रेसिडेंट के साइन और फिर वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। अब कहते हैं कि ऑर्डिनरी लॉ तो चलो हो गया, वो पास कैसे करवाना है। यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा केस आता है कि लोकसभा ने पास कर दिया बट राज्यसभा पास नहीं कर रहा है तो ऐसे में ना जॉइंट सेशन हो सकता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को साथ में बिठाया जा सकता है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी लॉ नीड बोथ द हाउस पास डिफरेंट लीड टू अ जॉइंट सेशन। लोकसभा व्यूज लाइक टू प्रिवेल ड्यू टू द मोर मेंबर। अब कहते हैं यार लोकसभा के अंदर 543 मेंबर है, ठीक है, यहाँ पर 245 मेंबर है, तो कहते हैं कि नंबर इनके ही ज्यादा है तो अगर दोनों के ज्वाइंट सेशन कराओगे तब भी इनका नंबर ज्यादा है तो ये क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। और इसकी वजह से वो जो ज्वाइंट सेशन के अंदर बिल पास होना है वो लोकसभा के फेवर के साथ पास हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर सेपरेटली पास करना होता तो हमें कितने चाहिए होते, 200, 250 प्लस में 43 का अगर हम हाफ लगा लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, और ये 43 है तो 43 का हाफ तो नहीं, यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 272, 272 या 273 चाहिए होगा। और यहाँ पर अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 100, 100 हो जाएगा। 45 का अगर आप हाफ करो देखो 20 हो गया और फिर 3, तो यहाँ पर आपको चाहिए होगा 123। ओके, अब यहाँ पर देखो दोनों की अगर ज्वाइंट सेशन हम कराए तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 700, 700 800 हो जाएंगे, तो 400 तो अकेले ही लोकसभा दे देगा, तो ये इजीली हो सकता है, ठीक है ना। मनी मैटर्स, कहते हैं कि भाई लोकसभा के पास सुप्रीम पावर है क्योंकि लोकसभा क्या करता है, मनी को कंट्रोल करता है। फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है ना वो कौन लेने का काम करेगा, लोकसभा, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या बताते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्साइज मोर पावर इन द मनी। जो मनी बिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लोकसभा में। राज्यसभा में मनी बिल को प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। देन बोलते हैं कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
ठीक है? जो लोकसभा है वो क्या करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना? मतलब जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लोकसभा के अंदर कि भाई आपने ये डिसीजन क्यों लिया और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? तो लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार ध्यान से समझते हैं। देखो, इतना आपको क्लियर हो गया कि लोकसभा के अंदर जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो उस पार्टी की होगी जिसके पास मेजोरिटी होगा। जिसके पास मेजोरिटी है वही लोकसभा के अंदर क्या कर सकता है? गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। अब मान लेते हैं कि भाई कुछ हाफ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो एबीसीडी पार्टी है इसके पास मेजोरिटी नहीं है, ठीक है? मान ले हम 100 लेकर चलते ताकि आपको आसानी हो। ये 100 है, मेजोरिटी फॉर्म करने के लिए 51 इनके पास थे, 49 यहाँ पर अपोजिशन पार्टी के पास है। ओके, अब अपोजिशन पार्टी को लगता है कि भाई इसके ना जो 2 मेंबर है, 51 में से मान लेते हैं 50 और 51, यहाँ पर रह गए 49 और प्लस में 2। तो कहते हैं कि ये जो 2 मेंबर है ना ये यहाँ पर आने के लिए तैयार है। अब अगर ये यहाँ आ जाएंगे तो अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट बन सकती है। तो ये कहते हैं कि हमें ये शक है कि जो भाई रूलिंग पार्टी है ना उसके 2 मेंबर उसको छोड़ रहे हैं तो उसके पास अब मेजोरिटी नहीं है। तो इसलिए हम ये चेक करवाने के लिए कि अब उसके पास मेजोरिटी नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसमें ये चेक करना होता है कि भाई जो रूलिंग पार्टी है उसके पास क्या अभी भी मेजोरिटी है। तो अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो इसका मतलब रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, ठीक है? और अगर ये फेल हो गया तो इसका मतलब कि रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी है। तो ये चेक करने का तरीका होता है। क्लियर हो गया? कंट्रोल करने का तरीका होता है। चलिए। सॉरी। सॉरी, जस्ट अ मिनट। चलिए, अभी हमारा रह रहा है बहुत, ठीक है? अभी हमारे ऑलमोस्ट 20 10 स्लाइड्स और रह रहे हैं, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर है अभी एग्जीक्यूटिव पे। हाँ जी, यहाँ पर देखो, द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव 2 तरीके के होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है? और जो ये एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, ये बेसिकली पॉलिसीज वगैरह जो है ना, इसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम करते हैं, डे टू डे के बेसिस पे एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होते हैं, पॉलिटिकल लीडर जो बिग डिसीजन लेने का काम करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं पावर ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। और ये क्या होते हैं? अकाउंटेबल टू पीपल होते हैं, इसीलिए इनके पास ज्यादा पावर होती है। जबकि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ये अपॉइंट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये लाइक आईएएस आईपीएस वगैरह जो है ये लोग होते हैं, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपॉइंटेड होते हैं। ये ऑफिस में रहते हैं जब पार्टी चेंज हो जाती है। अगर पार्टी चेंज भी हो जाती है तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये रह रहे हैं। जबकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है अगर पार्टी चेंज हो गई तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है? वर्क अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर काम करते हैं और असिस्ट करने का काम करते हैं, डे टू डे के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिसीजन लेने के लिए इनको असिस्ट करने का काम करते हैं। ऑल्दो ज्यादा पावरफुल ये होते हैं और ये लेस पावरफुल होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं इसलिए ये ज्यादा पावरफुल होते हैं। चलिए, व्हाई इज द मिनिस्टर मोर पावरफुल, ये मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि क्या है भाई, ये ना इलेक्टेड बाय द पीपल है, अकाउंटेबल टू द पीपल है, विल ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आंसरेबल टू द पीपल है, इसलिए फाइनल डिसीजन मेकिंग की पावर इसके पास है। जबकि मिनिस्टर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट, ये सिविल सर्वेंट एक्सपर्ट होते हैं बट मिनिस्टर को एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे सिविल सर्वेंट मिलकर परमानेंट एग्जीक्यूटिव ये मिनिस्टर्स को, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनको एडवाइस करते हैं, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। देन देखिए, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखो यहाँ पर क्या बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, नो डायरेक्ट इलेक्शन। हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं करवाते, हम सिंपली लोकसभा का इलेक्शन कराते हैं। हर पार्टी पहले से ये बता के रखती है कि अगर वो पार्टी जीतेगी तो वो किस
कैंडिडेट को पीएम बनाएगी, ठीक है। तो हमें इन जनरल पता होता है कि अगर ये पार्टी जीती तो पीएम कौन बनेगा, बट हम डायरेक्टली पीएम के लिए इलेक्शन डालने वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है। हम अपने अपने कैंडिडेट को वोट डालते हैं सिंपली। ओके, नो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। मेजोरिटी लीडर, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी कोलिशन इन द लोकसभा। अब जो भी मेजोरिटी लीडर होता है या कोलिशन का जो लीडर होता है वो लोकसभा के अंदर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है। मोस्ट लाइकली अगर जिसको मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो अपोजिशन की तरह जो है एक्ट करता है, ठीक है। इफ नो मेजोरिटी अपॉइंट पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर सपोर्ट। टेन्योर जो होता है, अब देखो टेन्योर फिक्स नहीं है, बट एज एज मतलब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो नो फिक्स टेन्योर, कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दे लीड मेजोरिटी। अब हर 5 साल के बाद इलेक्शन तो होते हैं, अब क्योंकि फिक्स टेन्योर नहीं है तो आप तब तक 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, तब तक के लिए आप तब तक ही जो है वो अपने सीट के ऊपर या अपने पार्टी में बने हुए हो गवर्नमेंट, तब तक ही आप फॉर्म करके रख सकते हो जब तक कि आपके पास मेजोरिटी है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो इसका मतलब आपके पास मेजोरिटी नहीं है और अब कोई दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है। 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, बट आपका टेन्योर फिक्स नहीं है, आप तब तक ही 5 साल तक के लिए बने रहेंगे जब तक कि आपके पास जो है मेजोरिटी है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन 5 साल के बाद होंगे, अब आपके पास मेजोरिटी है नहीं लेकिन आप फिर भी 5 साल तक के लिए बने रहेंगे, नहीं। 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे लेकिन आपके पास मेजोरिटी जो है वो रहनी चाहिए, वो जरूरी है। ओके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब देखो कोई पार्टी जब जीतती है ना तो उसके 50-60 जो मिनिस्टर का ग्रुप होता है ना उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब देखो मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लेकिन पीएम बताता है कि किसको आपने जो मिनिस्टर है वो अपॉइंट करता है। अब नॉन मिनिस्टर मेंबर भी क्या है, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो आ सकता है, ठीक है। कैन बी मिनिस्टर, बन सकता है। अ पर्सन नॉट इन पार्लियामेंट कैन बिकम अ मिनिस्टर आल्सो, लेकिन उसको 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्ट होना पड़ता है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से। मतलब मान लीजिए कि मैं किसी हाउस की मेंबर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन स्टिल मेरे को जो है अपॉइंट किया जा सकता है एज अ मिनिस्टर। कंडीशन बस ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर या तो मुझे लोकसभा या तो मुझे राज्यसभा में से किसी एक का जो सीट है वो जीत कर पार्लियामेंट में आना पड़ेगा। 6 मंथ का टाइम दिया जाता है। क्लियर है। तो नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी मिनिस्टर इलेक्ट हो सकता है, बस 6 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाता है। चलिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने आपको बताया कि ये जो आउटर रिंग है, ठीक है, 60 to 80 मेंबर का वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन आता है इनर ग्रुप, इनर ग्रुप में आता है कैबिनेट, ठीक है, जो कि होता है 15 से 20 लोगों का। ओके, इसके अंदर आता है हेड, हेड कौन होगा, ऑफ कोर्स पीएम होंगे, ठीक है। तो जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कैबिनेट जो है 15-20 लोगों की जो इनर ग्रुप है वो मिलकर लेती है ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। इसीलिए कई बार जो ये गवर्नमेंट है ना हमारा, इसको क्या बोल दिया जाता है, इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल दिया जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पर ना कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो आपने याद रखनी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं, ये जूनियर मिनिस्टर होते हैं असाइन टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसको बोला जाता है जो कैबिनेट मिनिस्टर को क्या करते हैं, असिस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट इंचार्ज, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करेंगे और मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंचार्ज को भी असिस्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कौन होते हैं, ये इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री, ये जो स्मॉलर मिनिस्ट्री होते हैं उनके हेड होते हैं, उनको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ओके, पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ये इनको तभी मीटिंग में बुलाया जाता है जब वो स्पेशली इनको इनवाइट करके बुलाना हो, कुछ स्पेशल टॉपिक हो, अदरवाइज नहीं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होंगे, जूनियर मिनिस्टर जो कि असिस्ट करने का काम करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर को और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज को। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। याद रखना कि हेड कौन है इनका, हेड पीएम ही होगा, चाहे मिनिस्टर हो चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो। अब आता है इंपॉर्टेंट कि पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है, ठीक है। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है, देखो लीडर, लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है लोकसभा के अंदर, कैबिनेट मीटिंग को चेयर करता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है वर्क को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, ठीक है। और जो एक मैसेज है वो भी ट्रांसफर करने का काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में, ठीक है ना। चलिए सेकंड देखिए, अथॉरिटी ओवर द मिनिस्टर, डिस्ट्रीब्यूट करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है वर्क ऑफ द मिनिस्टर, या जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती है, ये कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये पीएम,
जो पीएम है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। हैज द पावर टू डिसमिस द मिनिस्टर, मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकता है। डिसीजन मेकिंग एंड सुपरविजन की पावर होती है इसके पास। फाइनल हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। अगर मान लो दो मिनिस्टर है, एक ए है एक बी है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट से, इनके बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट है तो जो फाइनल डिसीजन पीएम ले लेगा वही फाइनल माना जाएगा। ओके। एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर, जो डिफरेंट मिनिस्टर है उनके ऊपर एक जनरल सुपरविजन रखता है। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, जितने भी मिनिस्टर है वो इसी के ही लीडरशिप के अंदर काम करते हैं। ओके। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स की। व्हेन द पीएम क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट, अगर पीएम क्विट कर देता है, पीएम किसी वजह से गया, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी मिनिस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए इनको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं कि अगर पीएम ने क्विट किया कि पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ही क्विट कर जाएगी। एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर। ओके। अब देखते हैं प्रेसिडेंट का, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द स्टेट है तो इसकी भी कुछ ड्यूटीज होंगी। रोल एंड सुपरविजन, सुपरवाइज ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जैसे पीएम क्या कर रहा था, मिनिस्टर की जो फंक्शनिंग है उसको सुपरवाइज कर रहा था, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो ओवरऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के सुपरविजन को देखता है, ठीक है। इंश्योर करता है कि ऑपरेट होती रहे हार्मनी, ठीक है, हार्मनी बनी रहे, ठीक है। अचीव्स ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट, जो स्टेट मतलब कंट्री का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करता जाए, ठीक है। और सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी होता है। देन इलेक्शन प्रोसेस इसका कैसा होता है, जो एमपी और एमएलए होते हैं वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट होता है उनको कुछ कोटा फुलफिल करना पड़ता है और वो कोटा जो कैंडिडेट फुलफिल कर देता है वो जीत जाता है। अगेन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो भी डायरेक्टली नहीं होता है, ना ही पीएम ना ही प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली होता है। ध्यान रहेगा ये, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट के, ठीक है, कि प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर है। तो सबसे पहले देखो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज, ठीक है, ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। पीएम हो चाहे कोई और हो, जो भी लॉ वगैरह पास हो रहे हैं उसमें असेंट किसका चाहिए, प्रेसिडेंट का। तो जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटी हो रही है, जो भी लॉज वगैरह बन रहे हैं, पास हो रहे हैं, इंप्लीमेंट हो रहे हैं, वो किसके नाम पे होंगे, प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है। ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी बिल है वो तब तक लॉ नहीं बन सकता, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक कि प्रेसिडेंट उसको असेंट ना दे दे, याद रखना है। ऑल लॉ एंड द मेजर पॉलिसी डिसीजन आर इशूड इन देयर नेम, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन, ऑल इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह होती है वो सब किसके नेम पे होगी, प्रेसिडेंट के नेम पे होगी। ओके। अपॉइंट चीफ जस्टिस, जजेस, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर एंड एम्बेसडर, ठीक है। तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होते हैं ये भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है हमारा। डिफेंस फोर्स का हेड होता है, सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट हमारा। एडवाइस एंड पीएम अपॉइंटमेंट, ये क्या करता है, जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसके लीडर को पीएम अपॉइंट करता है, ठीक है। फिर पीएम के एडवाइस पे क्या करता है, जितने भी मिनिस्टर्स है उनको अपॉइंट करता है, ये भी इसके सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। कैन ओनली अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर बाय देयर ओन विल, तो वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को अपने ओन विल से कर सकता है, बाकी मिनिस्टर को पीएम के कहने पे करेगा। क्लियर हो गया, तो ये था। नेक्स्ट देखो द इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी में ये आप हायरार्की देखते हैं कि सबसे ऊपर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द नेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है हाई कोर्ट, ठीक है, जो मोस्टली स्टेट्स के अंदर होता है, कई बार हो सकता है कि 2-3 स्टेट का एक हाई कोर्ट हो। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन उसके नीचे आता है कोर्ट एट लोकल लेवल। अब ये जो है ना हमारा सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसी को ही हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब जहां पर स्टेट का अपना कोई जुडिशरी का सिस्टम नहीं होगा, स्टेट अलग और सुप्रीम कोर्ट अलग है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही सबको यहाँ पर एग्जीक्यूट करने का काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ही अंडर में रहेगा, इसी को ही इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोल रहे हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी देखो यहाँ पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री, अब चाहे वो स्टेट लेवल की हो, लोकल लेवल की हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, इसी को ही इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोला जाता है। इस डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर कोर्ट ऑफ द कंट्री, और कंट्री के जितने भी कोर्ट
है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर ले लिया वो बाकी सारी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट होगा, उनको मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। क्लियर है? चलिए, सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरह भी काम करता है बिटवीन सिटीजन एंड सिटीजन। जस्ट अ मिनट। देखो, बिटवीन सिटीजन एंड सिटीजन, रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल, कि अगर दो लोगों के बीच में, ठीक है, दो लोगों के बीच में, ये एक्स और ये वाई, इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है ना, इसको रिजॉल्व करने का काम कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। देन सिटीजन वर्सेस गवर्नमेंट, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो उसको भी रिजॉल्व कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको भी रिजॉल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कहते हैं यूनियन और स्टेट, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो उसको भी कौन रिजॉल्व कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी बोली जाती है, ठीक है। कंट्री के अंदर किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व कर सकती है, उसके पास पावर होती है, ठीक है। कैन टेक एनी डिस्प्यूट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब देखो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये हमें कैसे पता चल रहा है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी, कैसे पता चल रहा है? तो यहाँ पर देखते हैं कैसे पता चल रहा है। तो देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, कि भाई जुडिशरी को ना लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जो है वो कंट्रोल नहीं कर रही है, किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल से ये बाहर है। What it means? Not under the control of legislature or executive. Judge do not act on the government's direction. जज जो है ना वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे काम नहीं करते। अगर सोचो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे काम करते तो गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट कोई डिसीजन लेने ही नहीं देती जज को। तो वो क्या होते हैं? कंट्रोल के बाहर होते हैं। वो कंट्रोल मतलब जो एग्जीक्यूटिव है या फिर जो लेजिस्लेचर है वो जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसकी वजह से ही हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। डू नॉट फॉलो विश ऑफ द पार्टी इन पावर। और भाई जो पार्टी पावर में ना उनके विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी जुडिशरी, क्योंकि अगर उसके विश के अकॉर्डिंग काम करेगी तो फिर वो तो इंडिपेंडेंट ही नहीं रह पाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशर करेगी कि भाई मेरे अगेंस्ट में कुछ मत डिसीजन लो, या जो डिसीजन मुझे ठीक लगता है वही लो, ठीक है। तो ये हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ जज, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जजेस को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर बट विद द कंसल्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं पीएम के कहने पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, हेड है, ठीक है, उसके कहने पर, उसके साथ कंसल्ट करने के बाद ही। फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दोनों के ही जजेस को। रिमूवल इम्पीचमेंट, कहते हैं कि इंडिपेंडेंट जो हमारी जुडिशरी है ना, एक तो उसका अपॉइंटमेंट थोड़ा दोनों से मिलकर है, पीएम भी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस भी है। तीसरा वो कहते हैं कि रिमूवल बहुत डिफिकल्ट है, नियरली इम्पॉसिबल है। रिमूव ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन, जिसके अंदर होता क्या है, सेपरेटली 2/3 मेंबर्स का प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए ये लोकसभा और ये राज्यसभा, दोनों के ही अंदर 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 प्रेजेंट, प्रेजेंट भी होने चाहिए 2/3 और वोट भी करने चाहिए। जब दोनों ही जो सभाएं हैं, लोकसभा राज्यसभा, सेपरेटली उस मोशन को पास करती है तब ही जाके आप उसको रिमूव कर सकते हो। और आज तक हमारी कंट्री के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हेड है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका रिमूवल नहीं हुआ है, ठीक है ना। सो ये हो गया। तो ये तो चलिए मैंने इसका बताया। वैसे भी जजेस का जो रिमूवल है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इजीली नहीं होता। रिक्वायर्ड इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, तो जो 2/3 की मेजोरिटी है ये दोनों ही हाउसेस में अलग अलग चाहिए होती है, ज्वाइंट सेशन नहीं होगा इसमें। क्लियर है? चलिए, पावर ऑफ द इंडियन जुडिशरी, तो देखो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी इन द वर्ल्ड है हमारी जुडिशरी, ओके। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो कैसे, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई ये क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा है उसका मतलब क्या है ये जुडिशरी बताएगी, आप अपनी मर्जी से नहीं समझ सकते। इंटरप्रिटेशन का काम जुडिशरी का है, जुडिशरी बताएगी कि ये सही है या गलत है, ओके। दे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कंट्रीज फंडामेंटल लॉ, और ये कंट्री को बताती है फंडामेंटल लॉ का क्या मतलब है क्या नहीं है। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो काम किसका है, सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी का है। देन जुडिशियल रिव्यू, इसमें बोलते हैं कैन डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ, कि भाई अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है, मान लेते हैं कि लोकसभा ने कोई लॉ बनाया है, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने जो लॉ बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है,
तो उसकी वैलिडिटी चेक करने का काम भी कौन करता है? जुडिशरी। और जब जुडिशरी लॉ को चेक करती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो उसी को ही जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। अगर कोई लॉ ऐसा है जो कि जुडिशरी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, तो उसको इनवैलिड बोल दिया जाता है। ठीक है? दिस प्रोसेस ऑफ चेकिंग वैलिडिटी इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो वैलिडिटी चेक करना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इसी को ही जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। हैपन व्हेन द लेजिस्लेशन एक्शन इज चैलेंज बिफोर देम। तो जब कोई लॉज वगैरह को चैलेंज किया जाता है जुडिशरी के सामने, तो जुडिशरी इसको चेक करती है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग कोर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ना एक केस होता है, केशव नंदा भारती केस 1973। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि भाई जो पार्लियामेंट है ना, वो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, मतलब एक लिस्ट सिस्टम सा बना दिया, इसके अंदर 1 2 3 करके बहुत सारी टॉपिक्स डाल दिए इन्होंने। बोला कि भाई इसको छोड़ के ना तुम कुछ भी अमेंड करो, जो कोर फंडामेंटल बेसिक चीजें हैं वो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। और इसी को बोलते हैं पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम अल्टरिंग दीज एसेंशियल फीचर, कि भाई ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्ड डॉक्ट्राइन की चीजें हैं ये आप चेंज नहीं कर सकते, इसको छोड़ के आप कुछ भी चेंज करो। क्लियर है? तो बेसिकली ये रिस्ट्रिक्ट करता है पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर को। अमेंडमेंट मतलब चेंज करना। इंडियन जुडिशरी गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। लास्ट स्लाइड है, चैप्टर कंप्लीट हमारा। ओके, पावर एंड इंडिपेंडेंस। देखो, जुडिशरी पावर्स इंडिपेंडेंस आर की। ठीक है? एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट की तरह काम करती है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट है हमारी कंट्री में। प्रोटेक्ट सिटीजंस राइट फ्रॉम वायलेशन। सिटीजन के जो राइट है उसको वायलेशन से प्रोटेक्ट करती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। आप देखते हो कि पीआईएल का क्या मतलब है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोई भी अप्रोच कर सकता है कोर्ट के आगे अगर पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट के किसी एक्शन से हर्ट हो रहा है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो, इन जनरली क्या होता है कि ये एक पर्सन है, इसके राइट वायलेट हुए तो ये खुद जाके कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है केस फाइल करेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ पास कर रही है जिससे लार्जर पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो वायलेट हो रहा है, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि कोई एक बंदा जाके वो करे, कोई भी इस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पर कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकता है। इसी को ही बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इनफैक्ट जो ये केस है पीआईएल है, वो मेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, ठीक है, और फैक्स के थ्रू भी जो है वो भेजा जा सकता है। और कोर्ट डिसाइड करती है कि भाई ये जो इशू है ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेना है या नहीं है। लेकिन साथ के साथ पनिशमेंट का भी एक प्रोविजन है कि अगर आप फालतू में कोर्ट के टाइम को वेस्ट करने के लिए ऐसा कुछ यूज करते हैं पीआईएल का, तो आपको पनिश भी किया जाएगा। ठीक है? कोर्ट कैन ऑलवेज पुट अ चेक ऑन माल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल। वही पीआईएल वाला कि भाई तुम ऐसे नहीं मजे के लिए बस पीआईएल फाइल कर दो, फेमस होने के लिए पीआईएल फाइल कर दो, नहीं। ऐसा करोगे तो कोर्ट फिर पनिश करेगी। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ जस्टिस। जस्टिस की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर करके रखती है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। ठीक है? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है किसी भी चीज में, ठीक है, ये पूरा जितना ऊपर पढ़ा है हमने, किसी भी चीज में डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी। एग्जाम से पहले देख लो एक बार इसको, और लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जो वन शॉट रिवीजन वीडियो देखने के लिए सर्च कर रहे हैं इधर उधर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।